हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी आप? जल्दी से आ जाइए लाइव, इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि हम स्टार्ट कर सके हमारा डिस्कशन। और एक बार कंफर्म कर लेते हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन फिर जल्दी से। इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। हम डिस्कस करने वाले हैं, आरपीएससी ने अभी एसीएफ 2018 का एग्ज़ाम करवाया है 2021 के अंदर। तो 20th को ये एग्ज़ाम था इवनिंग शिफ्ट में। रजत जी वेरी गुड इवनिंग, केएस चौधरी गुड इवनिंग, अभिषेक जी सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आप सब लोगों ने एग्ज़ाम दिया था? रजत आपने दिया था एग्जाम शायद, और अभिषेक आपने भी दिया था एग्जाम। केएस चौधरी, वैष्णवी वेरी गुड इवनिंग, महिपाल वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से शेयर भी कर दीजिए इसको ताकि हम स्टार्ट कर सके फिर डिस्कशन। तब तक आप बता दीजिए कैसा हुआ पेपर, क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, और कितना कुछ था जो आप अच्छे से कर पाए। वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो अच्छी बात है, आप लोगों ने पेपर दिया था सभी ने, और मैं उम्मीद करता हूँ, विश करता हूँ कि आपका सबका ये प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम क्लियर हो, आप सभी आगे जाएं मेंस के लिए। चलिए तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं हम, और अपन क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। आपके भी आंसर्स आने चाहिए, देखते हैं हम कितने क्वेश्चंस आराम से कर पाते हैं। वेरी गुड इवनिंग घनश्याम, धीरज, अभिषेक। चलिए अच्छी बात है अभिषेक, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम दे रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो आप देखिएगा कि कितना इजी पेपर आया था। रुद्रा जी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। कुलदीप, पेपर मीडियम लेवल का था। अच्छा, आपको पता चल गया मीडियम था, गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सीधा सीधा पूछा गया है कि फैमिली एस्ट्रेसी का क्या करेक्टर है, मतलब कि एस्ट्रेसी फैमिली के करेक्टर पूछे हैं। अब एडवांस करेक्टर ले लो, चाहे प्रिमिटिव ले लो, या जो दे रखा है, हमें उसमें से एस्ट्रेसी फैमिली के करेक्टर्स देखने हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एस्ट्रेसी फैमिली का दूसरा नाम क्या है और इसके क्या क्या करेक्टर्स होंगे? ऑप्शन कौन सा सही होगा वो भी हम देखेंगे, लेकिन एस्ट्रेसी फैमिली का दूसरा नाम क्या है? राजिया गुड इवनिंग। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, देखिए आंसर्स भी आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट बता रहे हैं किनाया चौधरी, रजत यादव। देखिए एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तो हमें इन्फ्लोरेसेंस याद रहना ही चाहिए, हेड होता है, ठीक है, स्पाइक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 को आप क्रॉस कर सकते हैं। साइमोज भी नहीं होगा इन्फ्लोरेसेंस, आप इसको भी कट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में ऑप्शन बचते हैं 2। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें कि फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करें? दोनों के अंदर बेसल प्लेसेंटेशन दे रखा है, बेसल प्लेसेंटेशन दे रखा है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होगा, कंफर्म होगा। देन हाइपोगाइनस फ्लावर नहीं होता है, अगर आपको याद होता ये तो बड़ा इजी था इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करना। और उसके साथ साथ जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल टाइप के होंगे ही होंगे, ये कंफर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, इनमें 2 तरीके के फ्लावर्स होते हैं जिनको फ्लोरेट्स कहते हैं। अपन देखा होगा इस तरीके से, सनफ्लावर देखा होगा, हेड इन्फ्लोरेसेंस के अंदर ये डिस्क फ्लावर्स होते हैं, और ये रे फ्लोरेट्स होते हैं। रे फ्लोरेट्स बोलते हैं इनको, फ्लावर नहीं बोलते, फ्लोरेट बोलते हैं। जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं ये होते हैं बाइसेक्सुअल, इनमें मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। बट इन केस ऑफ रे फ्लोरेट्स ये मेनली होते हैं फीमेल ओनली, मेल सेक्स ऑर्गन्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो ऑप्शन 4 भी कट हो जाता है, और सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1।
एक और खास बात एस्ट्रेसी फैमिली की कि इनके जो कैलिक्स होते हैं जिनको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जैसे सपोज छोटा सा कैलिक्स है तो इस पे बहुत सारे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसे कहते हैं पेपस। तो इनका कैलिक्स है वो पेपस जैसा होता है जो कि सीड डिस्पर्सल में हेल्प करेगा। तो के पेपस होता है, कैलिक्स पेपस होता है, तो इससे आप आंसर निकाल सकते थे। इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जितने भी आए हैं यहाँ पे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा जिन्होंने दिया, और जिन्होंने नहीं दिया, जो बॉटनी की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, वो भी इस क्वेश्चन पेपर को मेरे साथ देखें, ईजी रहेगा, अच्छा रहेगा। चंद्र प्रकाश जोशी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। चलिए, डीबीटी क्लियर हो गया आपका, बहुत बहुत बधाई हो चंद्रकांत भाई, चंद्र प्रकाश जी। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी फैमिली के अंदर कौन सा फ्रूट है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? या तो ये ऐसे ही याद रहना चाहिए, पोएसी फैमिली में कैरियोप्सिस होता है, हमें करेक्ट पेयर देखना है। पोएसी फैमिली का जो फ्रूट होता है, गेहूं हो गया, राइस हो गया, ये कैरियोप्सिस के एग्जाम्पल है। ये याद ना हो तो फिर निकालिए। रेनन कुलेसी के अंदर बेरी नहीं होता, एकीन होता है। फैबेसी के अंदर कीमो कार्प नहीं होता, यहां पर या तो लेग्यूम होगा या पोड होता है। एक और तरीके का है लोमेंटम। फैबेसी फैमिली को बैंथम एंड हुकर ने 3 सब फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया था, पेपिलियोनेसी, दूसरा जो है सीजल पिनोइडी और मिमोसोइडी। चलिए नरेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, 123 नंबर आ रहे हैं बॉटनी के अंदर, तो बाकी के पेपर्स पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, बॉटनी अकेली कुछ नहीं करेगी। एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर जो फ्रूट होता है वो है सिप्सेला, या तो ये याद रहे सीधे सीधे, तब हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तीसरे क्वेश्चन का आप मेरे को आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत सही है। द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड इज, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बेरियम कौन सा है? एक तो ये जो क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हम बोल सकते हैं अजीब है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा गया। जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से तो कोई भी लार्जेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, तो फिर इसका आंसर हमें निकालना पड़ेगा। वेरी फर्स्ट थिंग, आपको इंफॉर्मेशन हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो आप 2 ऑप्शन तो कट कर सकते हैं। वर्ल्ड की अगर बात आ रही है तो इंडिया के हर्बेरियम है वो तो लार्जेस्ट नहीं है। अब पीछे बचे 2, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू या फिर क्रिस चर्च बॉटनिक गार्डन ऑफ न्यूजीलैंड। वैसे वर्ल्ड का जो फर्स्ट लार्जेस्ट हर्बेरियम है वो पेरिस के अंदर है, और जो क्यू बॉटनिकल गार्डन है इसकी रैंक आती है 4th, यानी 3 इसके ऊपर और भी हैं। और जो ये क्रिस चर्च बॉटनिकल गार्डन ऑफ न्यूजीलैंड है, ये टॉप 10 में भी नहीं आता। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट हो जाएगा। वैसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू है वो लार्जेस्ट हर्बेरियम नहीं है, पेरिस के अंदर है एक लार्जेस्ट हर्बेरियम जिसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा स्पेसिमेन रखे हुए हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी फर्स्ट। तो ऐसा है कि अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपने तुक्के से लगाया था और सही हो गया हो तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, वरना ये क्वेश्चन डील करने लायक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट करिए। आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में दे रखा है, लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं इजीली। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे दीजिए अभी। सब लोग काफी अच्छा कर रहे हैं यहां पे।
क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट स्टेटमेंट। साइकस के लिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं और हमें एक ऑप्शन को देखते ही एलिमिनेट कर देना चाहिए, वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 तो इसलिए नहीं होगा कि जो स्पर्म्स हैं जिम्नोस्पर्म के, वो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल, रीजन क्या है नॉन मोटाइल होने का? क्योंकि जिम्नोस्पर्म को वाटर की जरूरत ही नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए। एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा 3 ग्रुप ऐसे हैं जहां फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो इन एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के जो स्पर्म या मेल गैमिट होंगे उनके अंदर फ्लैजिला होना जरूरी है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के अंदर पॉलिनेशन अदर एजेंट से हो सकता है, इसलिए वहां पर फ्लैजिला नहीं होगी। एक तो ऑप्शन कट गया। अब बात आती है इंफॉर्मेशन की, आपके पास में कितनी इंफॉर्मेशन है। ऑप्शन नंबर 4 को आप आराम से कट कर सकते हो क्योंकि साइकस के अंदर फीमेल कोन्स होते नहीं हैं। और फीमेल कोन इसलिए नहीं होते क्योंकि इनका मेगास्पोरोफिल इतना बड़ा होता है कि कोन्स बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए साइकस का मेगास्पोरोफिल है वो कोन्स में ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते। ऑप्शन नंबर 4 भी कट हो गया। अब बचते हैं 2 ऑप्शन। अगेन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो तब आप पता लगा सकते हो कि यहां ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, इसलिए ऑप्शन 2 भी कट जाएगा। और अगर सीधा सीधा ही याद हो कि पोलन ट्यूब है वो होस्टोरियल होती है तो कितना इजी क्वेश्चन है ये हो गया हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर और क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। गिडलिंग लीफ ट्रेस किस स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? अब आपको ये वाला क्वेश्चन तो तभी आ पाएगा जब आपको अच्छे से पता हो। टीएस कट करके देखेंगे तो लीफ ट्रेसेस इस तरीके के कुछ देखने को मिलेंगे। ये साइकस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, तो अगर इंफॉर्मेशन होगी तभी हो पाएगा, वरना तो ये नहीं बनेगा क्वेश्चन। अगला सवाल, ये सबसे सिंपल तरीके का सवाल है एग्जाम के अंदर। पोलन ग्रेन्स कितनी सेल स्टेज के अंदर शेड होते हैं साइकस पाइनस इफेड्रा में? मैंने आपको बताया भी था एक ट्रिक सिंपल सा, उससे याद कर सकते हो, फिर दिमाग कभी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो ट्रिक ये है कि साइकस, पाइनस एंड इफेड्रा तीनों प्लांट्स के नाम हम जब कभी भी बोलते हैं तो हम साइकस, पाइनस, इफेड्रा ही बोलते हैं। हम कभी भी पाइनस साइकस इफेड्रा नहीं बोलेंगे, कभी इफेड्रा पाइनस साइकस नहीं बोलेंगे। एक आप बोल के देखिए फ्लो में, तो हमेशा साइकस, पाइनस, इफेड्रा ही निकलता है। ठीक है, और इसी के हिसाब से हमें याद रखना है साइकस, पाइनस, इफेड्रा 3, 4, 5 सिंपल। साइकस, पाइनस, इफेड्रा 3, 4, 5 आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इतना होते ही सही है क्वेश्चन। ठीक है, ये तो किसी का गलत नहीं हुआ ना? ये तो गलत नहीं हुआ किसी का? उम्मीद है कि ये तो नहीं हुआ होगा। ओके नेहा, आपने वैसे ही निकाला था 3, 4, 5 करके, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अभिषेक, मैंने पहले भी डिस्कस किया था और आरपीएससी की जो हमारी क्लासेस चल रही है मैंने उसमें भी जिम्नोस्पर्म जब पढ़ाया था तभी भी बताया था। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और आएंगे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आपको पता हो तो आराम से कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 ऑप्शन तो इजीली मिल जाएंगे। 2 ऑप्शन तो आपके सामने है। जैसे अगर बात करें कि एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स की लिस्ट बनाए तो उसे तो हम फ्लोरा कहते हैं, तो सी में तो आ जाएगा आपका 4। ये तो इजी था। अगर हम किसी एरिया के
प्लांट की लिस्ट बनाए तो उसे फ्लोरा कहते हैं, एनिमल्स की लिस्ट बनाए तो फौना कहते हैं। एक ऑप्शन मिल गया। दूसरा मोनोग्राफ होता है और हर्बेरियम होता है, वो एक तरीके का पेपर के ऊपर कलेक्शन होता है। म्यूजियम क्या है? म्यूजियम ऐसा एक कलेक्शन है जहां पर आप या तो ओरिजिनल एनिमल या प्लांट को रखेंगे या फिर कम से कम डमी रखेंगे, लेकिन इतना ओरिजिनल तो होना ही चाहिए कि उसमें हर इंफॉर्मेशन क्लियर कट हो। तो इस हिसाब से अगर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स की बात करें तो ये मेरे ख्याल से हर्बेरियम की कैटेगरी के अंदर चला जाना चाहिए। तो हमारे पास में सॉरी नॉट हर्बेरियम, म्यूजियम की कैटेगरी में चला जाना चाहिए। कलेक्शन अगर हो हमारे पास में इन पर्टिकुलर प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल का, तो ये हो जाता है म्यूजियम। दो ऑप्शन तो मिल गए, बी में आएगा 3, सी में आएगा 4। तो बी में है 3, सी में है 4, और आपको फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। अदरवाइज आपको अगर पता होता कि मोनोग्राफ क्या होते हैं, हर्बेरियम क्या है, और वैसे हर्बेरियम की डेफिनेशन भी होती है कि क्विक रेफरल सिस्टम। हर्बेरियम को क्विक रेफरल सिस्टम भी कहते हैं। ऑप्शन 1 इसका वैसे ही करेक्ट था। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है? चलिए मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड हम कौन सा डॉक्यूमेंट बनाते हैं? वैसे तो इन सभी को हम की बोलते हैं। की का मतलब हो गया सिंपल सा ऐसा कोई चीज जो हमें हेल्प कर सके एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। की क्या काम आती है? ताला खोलने के काम आती है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि हमें हेल्प करता हो किसी चीज में, तो उसे हम की बोल सकते हैं। ये सारे की के ही एग्जांपल्स हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? कुछ लोग की बता रहे हैं, अच्छा की ही बता रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ नंबर बोल रहे हैं। तो जिन जिन लोगों ने आंसर की किया था वो सारे के सारे सही हैं। फ्लोरा नहीं होता, मोनोग्राफ नहीं होता, कैटलॉग नहीं होता, सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा की। वेरी गुड। नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। बताइए कि फैबेसी फैमिली के अंदर पेटल्स की कंडीशन क्या होती है? अगर आपको कभी भी कॉन्वोलुलस का फ्लावर देखा हुआ होगा, मटर का फ्लावर देखा हुआ होगा, तो आप आराम से बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। टोटल 5 पेटल्स होते हैं। 5 में से एक पेटल सबसे बड़ा होता है और वो इस तरीके से अरेंज होता है, सबसे बड़ा सबसे बाहर। इस बड़े पेटल को कहते हैं वैक्सिलम। इस बड़े पेटल के नीचे अंदर की तरफ 2 पेटल्स होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं। इन दोनों पेटल्स को हम कहते हैं इनका नाम है एली। और नीचे सबसे फिर 2 पेटल्स होते हैं, लेकिन ये दोनों पेटल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन दोनों को कहते हैं कील। तो ये है हमारे पास में 5 पेटल्स जिनका अरेंजमेंट। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे बाहर वाला सिंगल है, प्लस इसके अंदर 2 हैं, प्लस उसके भी अंदर 2 हैं, और वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। और इस तरीके के एस्टिवेशन को क्या कहते हैं बताइए जरा? एस्टिवेशन को क्या कहते हैं? इस एस्टिवेशन का नाम क्या है? आंसर आपका 2 हो जाएगा। एस्टिवेशन का नाम बताइए। वैक्सिलरी नहीं है ये। एस्टिवेशन किसने बताया? अभिषेक कुमार। ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन नहीं है। एस्टिवेशन कौन सा होगा ये? आंसर 2 है। खलील अहमद, आपकी बात सही है, कील कहते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब बताइए जरा ये फ्लावर फॉर्मूला कौन सी फैमिली का है?
ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। एंड्रोशियम और गाइनोशियम का नंबर अनलिमिटेड है, इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट किस फैमिली के अंदर मिलना चाहिए? थोड़ा सा भी अगर क्लासेस करके गए होते तो बहुत ज्यादा नंबर के अंदर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम अगर हो तो वो एक प्रिमिटिव तरीके का करेक्टर होता है। अब देख लीजिए, चार में से सबसे प्रिमिटिव फैमिली कौन सी है? रेननकुलेसी। अगर ये याद रहता तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। द करेक्ट ऑप्शन इज रेननकुलेसी। तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नाउ लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं? लिविंग फॉसिल, गिंको। बॉटनी के सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं यहां पे और इस क्वेश्चन के ऊपर इतना समय देने की जरूरत नहीं है। आंसर वुड बी गिंको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन का मेजर डीमेरिट कौन सा था? बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन जो है उसमें उन्होंने एंजियोस्पर्म्स को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। पहली क्लास थी डाइकोट, तीसरी क्लास थी मोनोकोट यानी मोनोकोटेलिडनी, डाइकोटिलिडनी, मोनोकोटेलिडनी, और जो सबसे बड़ी गड़बड़ करी थी बेंथम एंड हुकर ने, वो ये करी थी कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म को रख दिया था डाइकोट एंड मोनोकोट के बीच में। यह सबसे बड़ा डीमेरिट माना जाता है बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। यह हो गया हमारे पास में सीधा सिंपल सा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी जाइलम में क्या क्या चीजें होंगी? चलिए ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर क्या होगा? सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम में क्या क्या ऑप्शंस होने चाहिए बताइए। क्वेश्चन 13 किमाया चौधरी, आप करेंगे क्या सबके बॉटनी के मार्क्स जान करके बताइए। अगर सबने अपने अपने बॉटनी के मार्क्स बता भी दिए तो आप क्या जज करने वाले हैं मुझे भी बताइए, ताकि मैं भी अपने मार्क्स बताता हूं। पेपर मैंने भी दिया था ये वाला। चलिए किमाया आप मुझे बताइए क्या करने वाले हैं, फिर मैं अपने मार्क्स भी बताता हूं। सेकेंडरी जाइलम में क्या क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता दो मेरे को। स्क्लेरिफॉर्म एंड पीटेड वेजल्स। तो मतलब इतना चीज तो होगा ही होगा। अब बात जब जाइलम की आ रही है तो ट्रैकिड्स को और ले लेते हैं, तो एक ऑप्शन कट गया और ट्रैकिड तक आ चुके हैं हम। और वुड फाइबर्स भी होते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा पैरेन्काइमा भी होता है, स्कैटर्ड प्रेजेंट होता है, एक जगह इकट्ठा होके नहीं रहता। बहुत थोड़ा पैरेन्काइमा भी सेकेंडरी जाइलम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो ऑप्शन 4 करके आए हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्यूनिकेटेड बल्ब ऑफ ऑनियन एलियम सीपा लीव्स कैसी होती हैं? पहले समझे ट्यूनिकेट का मतलब। ट्यूनिकेटेड का मतलब होता है ड्राई लेयर्स। जब हम प्याज को हाथ में पकड़ते हैं तो कुछ तो हम अपने अंगूठे से ऐसे ही निकाल देते हैं, ड्राई लेयर्स होती है। लहसुन देखा होगा, उसके ऊपर भी ड्राई लेयर्स होती हैं। इस कंडीशन को कहते हैं ट्यूनिकेटेड कंडीशन। बल्ब क्या होता है वो सबको पता है क्योंकि आप सभी बॉटनिस्ट हैं। अब जो हम अनियन खा रहे हैं वो एक्चुअली लीव्स है, और ये सारी की सारी लीव्स कंसेंट्रिक मैनर के अंदर अरेंज होती है। एक एक अगर आप लेयर निकालते जाएंगे तो फाइनली आपको जो है वो हर एक लेयर निकलती चली जाती है, आराम से अरेंज होती है। सो कंसेंट्रिक तो होगा, नॉन कंसेंट्रिक ऑप्शन में से हट जाएगा। ग्रीन होता नहीं है,
बल्ब के अंदर ग्रीन नहीं होता है तो फर्स्ट ऑप्शन भी कट जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी कट जाएगा। अब स्केली होगा ये तो कंफर्म हो गया, लूजली अरेंज है या टाइटली अरेंज है। तो कभी कभी अगर आपने प्याज काटे होंगे तो पता चलता होगा कि इतना इजी तो अरेंज नहीं होता कि आराम से सेपरेट हो जाए, कई कई बार तो जो है बहुत टाइटली अरेंज होता है। तो स्केली एंड कंसेंट्रिक हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नाउ नेक्स्ट इज करेक्ट पेयर हमें सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से एसिमिलेटरी रूट्स हैं वो टीनोफोरा कॉर्डिफोलिया में भी होती है और ट्रापा के अंदर भी होती है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। ये लिस्ट मैच करने वाला तो ऑप्शन था नहीं, इसलिए आगे के तो ऑप्शन सारे गलत हो जाते हैं। और एसिमिलेटरी रूट्स है वो टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं गिलोय। गिलोय धनवटी करके आता है एक प्रोडक्ट भी। गिलोय जो होता है वो हमारा इसके अंदर एसिमिलेटरी रूट्स होती है, ग्रीन कलर की रूट्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम कर पाती हैं। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कहा है फिलोड एंड फिलोक्लेड आर रेस्पेक्टिवली फाउंड इन। देखो एक तो है पीटियोल, जैसे मान लो कि ये अगर लीफ है तो इस लीफ का ये पीटियोल है, और एक है स्टेम। अगर स्टेम ग्रीन हो जाए और फोटोसिंथेसिस करने लग जाए तो उसे क्या कहेंगे, और पीटियोल ग्रीन होके फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर दे तो उसे क्या कहेंगे। आप चाहें तो सीधा सीधा भी याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर सीधा याद रहता है, प्रैक्टिस में रहते हैं तो आराम से ये भी हो जाएगा ऑप्शन। 16 का जरा बताना आंसर, क्या कर रहे हैं आप? 16 वाले का आंसर बताना, तब तक मैं लॉजिक बताता हूं याद रखने का, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कंफ्यूजन रहता है फिलोड फिलोक्लेड में। कैसे याद रखेंगे? पीटियोल की साइज देखो, स्टेम की साइज देखो। किसी भी प्लांट में पीटियोल अगर होगा तो छोटा सा होगा, लीफ छोटी सी है, पीटियोल छोटा सा, स्टेम बड़ा होगा। एक तो फिलोड की स्पेलिंग देखो, एक फिलोक्लेड की स्पेलिंग देखो। पीटियोल छोटा होता है इसलिए छोटी स्पेलिंग वाला फिलोड है, स्टेम साइज में बड़ा होता है इसलिए बड़ी स्पेल वाला जो है वो फिलोक्लेड है। अब इससे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि अगर डेली प्रैक्टिस में रहेंगे तब तो आराम से हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे याद कर लो ताकि एग्जाम में आगे भी काम आए। काम की बात है कि ये किस में पाया जाता है। आपको पता है कि ओपनशिया है, इसका पूरा स्टेम है वो ग्रीन हो जाता है, लीव्स है वो तो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है, और स्टेम ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। और पीटियोल है वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का होता है ग्रीन हो जाना। तो ऑप्शन यहां पर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा 3333 लिख रहे हैं ऑप्शन के अंदर, क्या नाम है? मुजिबुद्दीन, गलत है आपका, ठीक है, अगली बार सही करना। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एंड ओपनशिया आर द करेक्ट आंसर। अच्छा, डिलीट कर दिया मैसेज को, चलिए कोई बात नहीं, गलत होते ही डिलीट कर दिया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बताइए। इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, एक ट्रिक भी बताई थी जिन्होंने मेरी आरपीएससी की क्लासेस करी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं उन लोगों से जिन्होंने वो ट्रिक पढ़ी थी। डोर्सीवेंट्रल का मतलब होता है ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर जिसके अंदर दो सरफेस हो, एक डोर्सल साइड है, एक वेंट्रल साइड है। जैसे हमारे अंदर भी दो साइड्स होती हैं, एक तो बैक वाली साइड है और एक ये बेली वाली साइड है। हमारे अंदर डोर्सल सरफेस कौन सी है, वेंट्रल सरफेस कौन सी है? प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो प्लांट की जो लीव्स होती हैं, इन लीव्स के अंदर डोर्सल साइड कौन सी होनी चाहिए और वेंट्रल साइड है वो कौन सी होनी चाहिए? और क्योंकि इसमें देखो सिंपल सा ये पूछा है, पैलिसेड एंड फ्लोएम रेस्पेक्टिवली टुवर्ड, आपको एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म किसी का नाम तो नहीं दे रखा, तो हम मान के चलेंगे कि ये
सीड प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पेलिसेड टिश्यूज है वो आपके जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में होते हैं। अब इसको याद कैसे करें? बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको 4 प्लांट्स के ग्रुप लिखने हैं। एल्गी में तो ऐसा होता नहीं है, थैलोइड बॉडी होती है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ब्रायोटेरिडो को पास पास रखो, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को पास पास रखो। और जब तक मैं ये ट्रिक बता रहा हूं तब तक आप मेरे को 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दो। यहां पे देखो, आपको क्या करना है, आपको पहले यह पता लगाना है कि अपर सरफेस डोर्सल है इनमें या लोअर सरफेस डोर्सल है। उसके लिए पहली ट्रिक हमारी ये रहेगी BUD, बड। बी का मतलब ब्रायोफाइटा, यू का मतलब अपर और डी का मतलब होगा डोर्सल। यानी कि ब्रायोफाइटा के अंदर जो अपर साइड है वो डोर्सल साइड है। तो हम क्या करेंगे, अपर एंड लोअर सरफेस कौन सी है उसको लिख लेंगे पहले। ब्रायोफाइटा में अपर है वो डोर्सल है, तो ब्रायोफाइटा के अंदर अपर हो गई डोर्सल तो लोअर हो गई वेंट्रल। ब्रायोफाइटा के ही ग्रुप में टेरिडोफाइटा भी है, मतलब ये दोनों पास पास हैं, इसलिए टेरिडोफाइटा में भी सेम वैसा ही होगा जैसा ब्रायोफाइटा के अंदर है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में इसका रिवर्स हो जाएगा, तो जो अपर होगी वो वेंट्रल हो जाएगी और जो लोअर होगी वो डोर्सल हो जाएगी। कैसे डिसाइड किया हमने, समझ में आया? ब्रायोटेरिडो का एक ग्रुप बनाया, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का एक ग्रुप बनाया, बड याद रखा, ब्रायोफाइटा की अपर सरफेस डोर्सल सरफेस होती है, इसलिए टेरिडोफाइटा में भी वही होगा। अब डिसाइड करते हैं अबैक्सियल एंड अडेक्सियल कौन सी होगी। अपर को अडेक्सियल बोले या फिर लोअर को अडेक्सियल बोले। इसके लिए भी बहुत सिंपल सा कहानी है। क्या है, अगर आप ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबकी स्पेलिंग लिखेंगे तो एडेक्सियल, यहां बता देता हूं, एडेक्सियल में डी आता है, ब्रायोफाइटा में डी नहीं आता। उसके बाद टेरिडोफाइटा में डी आता है, जिम्नोस्पर्म में डी नहीं आता, एंजियोस्पर्म में भी डी नहीं आता। तो डी किस में आता है? डी आता है सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइटा में। इसलिए टेरिडोफाइटा के अंदर जो डोर्सल सरफेस है वो एडेक्सियल हो जाएगी। एडेक्सियल कैसे याद रखना है? एडेक्सियल में डी आता है, डी फॉर डोर्सल, डी फॉर एडेक्सियल, डी फॉर टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की स्पेलिंग के अंदर डी आता है। अब इसमें एक पता लग गया, बाकी सब में इसका रिवर्स होता है, वो याद रखना है। अगर ये एडेक्सियल है तो ये एबैक्सियल हो गई। टेरिडोफाइटा की डोर्सल सरफेस एडेक्सियल है, बाकी सब की एबैक्सियल होगी। एबैक्सियल, एबैक्सियल, एबैक्सियल। अगर एबैक्सियल सबकी डिसाइड हो गई तो एडेक्सियल, एडेक्सियल, एडेक्सियल। दूसरी वाली एडेक्सियल हो गई। इसमें देख लेना कौन से प्लांट की कौन सी साइड को अपर सरफेस कहते हैं, कौन सी को लोअर कहते हैं, कौन सी को एबैक्सियल, कौन सी को एडेक्सियल, कौन सी को हम कहते हैं डोर्सल, कौन सी को वेंट्रल। अगर अब आपको लीफ का टीएस याद हो तो अपर सरफेस पे पेलिसेड टिश्यूज होते हैं और नीचे जाइलम फ्लोएम होता है। तो अपर सरफेस है एंजियोस्पर्म में, वो है वेंट्रल, वेंट्रल यानी अबैक्सियल। और दूसरी आ गई हमारी लोअर सरफेस है डोर्सल, और डोर्सल सरफेस है हमारी एडेक्सियल। तो अब हम सिंपल सा आंसर निकाल सकते हैं। अब बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। पेलिसेड टिश्यू कहां पे होते हैं और जो फ्लोएम है वो कहां पर प्रेजेंट होगा। हम अगर एंजियोस्पर्म टाइप की बात करें तो एबैक्सियल एंड एडेक्सियल सरफेसेस के ऊपर रेस्पेक्टिवली ये प्रेजेंट होंगे। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इसमें से करेक्ट हमें पता लगाना है।
सेकंड ऑप्शन कहता है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर वेजल्स एब्सेंट होती है और ट्रैकिड्स भी एब्सेंट होती है। अब जिम्नोस्पर्म के अंदर अगर ट्रैकिड्स एब्सेंट हो गई तो कितनी गड़बड़ बात है ये तो, इसलिए ऑप्शन 2 तो हो जाएगा गलत। ऑप्शन 2 अगर गलत होता है तो आप 2 ऑप्शन तो ये एलिमिनेट कर सकते हो और एक ऑप्शन ये एलिमिनेट कर सकते हो, और फाइनली हमारे पास में बचेगा सिर्फ पहला ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ये हुआ हमारे पास में सिंपल आंसर। रुद्रा वैस्कुलर बंडल सेंटर में होता है लेकिन पैलिसेड के नीचे होता है, तो फिर अपन लोअर सरफेस की साइड में ही मानेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किस में पाए जाते हैं? टैपेटम। टैपेटम के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये सबसे अंदर की लेयर है और न्यूट्रिशन देने का काम करती है, तो मैच्योरिटी आने पर इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाते हैं। आर्डिल एक सिंथेटिक फाइबर है, किससे बनता है? देखो, ग्राउंड नट है, उससे एक प्रोटीन निकलता है, इस प्रोटीन का नाम है जीन प्रोटीन। इस जीन प्रोटीन को इस्तेमाल किया गया था और एक फाइबर बनाया गया था जिसका नाम है आर्डिल फ्लावर। वेरी गुड इवनिंग ज्ञान चंद्रा चौहान, और इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंड नट। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, देखिए अगर आता होगा तो ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, सो ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है इस पे। बार्क एक डेड टिश्यू है और बार्क के अंदर क्या क्या आता है? टेक्निकली अगर हम बात करें तो बार्क के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम के ऊपर वाला सारा स्ट्रक्चर आता है। अगर आप एक मैच्योर डाइकोट स्टेम की टीएस कट करेंगे जिसके अंदर कॉर्क कैम्बियम यानी फेलोजन बन चुकी हो, तो उसके अंदर आपको बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलेगी। सबसे बाहर की तरफ होगी एपिडर्मिस जो टूट चुकी होगी, उसके नीचे हाइपोडर्मिस होगी, वो टूट चुकी होगी। टूटने से ओपनिंग बनती है जिन्हें कहते हैं लेंटिसेल्स। फिर इसके बाद में फेलोजन आती है कॉर्क कैम्बियम। ये कॉर्क कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है अंदर की तरफ, उसके नीचे प्राइमरी कॉर्टेक्स होता है। फिर उसके बाद में जो है वो एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल के नीचे प्राइमरी आपका प्राइमरी जाइलम है, फिर सेकेंडरी जाइलम है, फिर वेस्कुलर कैम्बियम आती है। नीचे की साइड में सेकेंडरी फ्लोएम है, उसके बाद में प्राइमरी फ्लोएम है और सारी चीजें हैं। तो वेस्कुलर कैम्बियम तक की स्ट्रक्चर है, इसे हम बार्क कहते हैं। लगभग ये सारी की सारी चीजें बार्क की कैटेगरी के अंदर आएगी। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट मैच करनी है कौन से प्लांट में किस किस तरीके की एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। यह क्वेश्चन भी आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये आ रहा हो, पता हो, वरना तो रिस्की है थोड़ा सा। निक्टेंथस के अंदर कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। अगर आपने निक्टेंथस की टीएस देखी हो, स्टेम की इस तरीके की कुछ होती है, यहां कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ए में तो आएगा 2। ए में 2 कहां कहां दे रखा है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ऑप्शन नंबर 2 के भी सही होने के चांसेस हैं, ऑप्शन नंबर 3 के भी सही होने के चांसेस हैं। फिर बचता है ऑप्शन बी दोनों में 3 दे रखा है, तो बोरहाविया के अंदर मेडुलरी बंडल्स आ जाएंगे। याद हो तो पता चलेगा, अमरेंथस के अंदर बहुत सारी रिंग्स होती है मेडुलरी बंडल्स की, इसलिए डी में 4 आएगा। डी में 4 आते ही ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन करना इजी नहीं था, मैं मानता हूं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में हो, तो आप सही कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोट्स के अंदर कितने ब्रांच ट्रेसेस पाए जाते हैं हर ब्रांच के अंदर? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आना चाहिए अभी। चलिए बताइए, और आपके कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप यहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं।
वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर बताइए आप मेरे को क्या होना चाहिए। क्वेश्चन 23 का करेक्ट आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से क्या करके आए हैं, जो करके आए हैं वो ऑप्शन 3, नहीं 3 तो नहीं होगा, और बताइए। ऑप्शन 3 तो नहीं होगा, मैं बता दूं फिर। 23 में 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, और बताइए और किन किन को लगता है कि उनका आंसर सही था। चलिए आंसर हो जाएगा 2। गुड, सुमित्रा जाटोलिया आपने सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर होगा 2। 2 जो है वो ब्रांच स्ट्रेस जाते हैं जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोटिलीडन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन ग्रेन है वो प्रिजर्व कैसे रह पाते हैं। पोलन ग्रेन स्पोरोपोलेनिन की वजह से प्रिजर्व रह पाते हैं। 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे, फिर 2 ऑप्शन बचते हैं। स्पोरोपोलेनिन है वो एक्साइन में होगा कि इंटाइन में होगा। सबको पता है कि स्पोरोपोलेनिन है वो एक्साइन के अंदर होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में क्या सीन है। एरेकिस मूंगफली के अंदर अंडरग्राउंड फ्रूट डेवलप होता है। ऐसा फ्रूट जो अंडरग्राउंड हो उसे कहते हैं जियोकार्पिक। कार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट से ही तो रिलेटेड है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जियोफ्रूटिक और पेंटिक और पेरिक ये कुछ नहीं होता ऐसा। जियोकार्पिक इज द करेक्ट आंसर। या तो आप लेट आंसर कर रहे हैं तो कुछ पीछे वाले क्वेश्चन का हो रहा है, नहीं तो फिर 333 गलत है। जियोकार्पिक सही होगा। गुड, भानुप्रिया सुंडा सही आंसर दिया आपने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला बताइए कौन सी कंट्री है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेज। इंडिया तो नहीं होगी, चाइना या यूएसए, 2 में से एक हो सकती है। आंसर इसका हो जाएगा यूएसए। अभी रिसेंटली तो यूएसए लार्जेस्ट कंट्री है जो मेज का प्रोडक्शन करती है। यह बताइए बाजरा के अंदर इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। बाजरा में इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। इसका 27 का आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट ऑप्शन वुड बी, देखिए साइमोस तो होने से रहा, ठीक है, और हेड भी होने से रहा। ये एस्ट्रेसी फैमिली का होता है और बाजरा है वो एस्ट्रेसी फैमिली का तो नहीं है। या तो ऑप्शन बचता है 3 या बचता है 4, और कुछ लोग इसका आंसर 3 भी दे रहे हैं पेनिकल, और कुछ दे रहे हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। तो करेक्ट आंसर फिर हो जाएगा हमारा 4, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस नहीं होता है, ठीक है। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, सुमित्रा फिर से आपका सही है। क्वेश्चन 28, सबसे ज्यादा कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहां पे है। तो जहां से कपड़ा सबसे ज्यादा आता है, फेमस है, जैसे जब कभी भी घरों में बात चलती है तो गुजरात का नाम तो पहले लिया जाता है, और गुजरात के बाद में ऑब्वियसली महाराष्ट्र बहुत ही बड़ी सिटी है, बहुत बड़ा स्टेट है, एक्चुअली सिटी नहीं स्टेट है, और यहां से टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन की सबसे ज्यादा है गुजरात एंड महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। जूट ये कहां से मिलता है। देखिए जूट का जो फाइबर होता है वो एक तरीके का बास्ट फाइबर होता है, और बास्ट फाइबर वो होते हैं जो फ्लोएम से मिलते हैं, जो फ्लोएम के अंदर होते हैं वो बास्ट फाइबर होते हैं। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो सीधा सीधा आंसर निकलेगा सेकेंडरी फ्लोएम। जूट वाला जो फाइबर होता है वो सेकेंडरी फ्लोएम से मिलता है, बास्ट फाइबर है। अगला सवाल, ग्रीन गोल्ड
ये कौन सा है, चलिए ये बताइए, तब समझ में आएगा आपको कितना नॉलेज है और कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रीन गोल्ड देखा और ग्रीन टी टिक कर दिया। उनका सबका आंसर गलत है, ग्रीन टी नहीं होगा। और बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 30, आंसर दीजिए 30 का। क्वेश्चन नंबर 30 वेट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन 30, KS चौधरी 1, 32, 30 का 2 और पुरुषोत्तम सैनी 1111 दिया है आपने। अच्छा, किसी ने 3 भी दे रखा है, सीसम। और कोई अपनी मर्जी से लिखना चाहे तो वो भी लिख सकता है, जस्ट इन केस अगर आपको कोई और क्रॉप का नाम लिखना हो तो वो भी लिख दो, नहीं तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, जिन्होंने फर्स्ट आंसर दिया है उनका सबका सही है। बैम्बू जो है उसे ग्रीन गोल्ड क्रॉप कहा जाता है, याद ही रखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट, ग्लियाडिन एंड ग्लूटिनिन क्या है? एक तो जो ये इन वाले होते हैं मोस्टली प्रोटीन्स ही होते हैं, लेकिन फिर भी ये कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, ऐसे मत याद करना। ग्लियाडिन एंड ग्लूटिनिन है, वो प्रोटीन होते हैं, व्हीट के अंदर पाए जाते हैं। अगला सवाल, पॉप, पॉड, फ्लिंट, डेंट, वैक्सी, ये किसकी वैरायटी है? थोड़ा सा दिमाग लगाते, पॉपकॉर्न करता है, पॉपकॉर्न करता है, इसलिए ये मेज की वैरायटी है। बाकी सारे इसमें सही आंसर्स नहीं है, तो पॉप, पॉड, ये सारे के सारे मेज के वैरायटी हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम। 33, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा है कि NP809 व्हीट की जो वैरायटी होती है वो व्हीट की वैरायटी बनाने का क्रेडिट किसे जाता है, क्योंकि ये वैरायटी व्हीट के तीनों तरीके के रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है। जो 3 तरीके के रस्ट हैं उनके लिए ये रेजिस्टेंट है, तो इसको बनाने का क्रेडिट किसे जाता है? अगर आप एक सिंपल सी चीज देखें तो एक बात तो ये ध्यान रखिएगा कि स्वामीनाथन सर हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर, और BP पाल हैं। ये 2 लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर अच्छा खासा काम कर रखा है। ये 2 ऑप्शन तो आप कट कर दीजिए। अब इसमें से 2 में से सही कौन सा होगा? वैसे तो स्वामीनाथन जो हैं वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन NP801 बनाने का क्रेडिट जाता है BP पाल सर को, डॉक्टर BP पाल। इन्होंने NP809 बनाई थी। डॉक्टर BP पाल इसका आंसर होगा। आप जो भी आंसर दे रहे हैं वो सही नहीं है। 33, रुद्रा सिंह आपने सही आंसर दिया। BP पाल, रुद्रा सिंह सही आंसर है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ब्रेसिका के सीड्स में ऐसा कौन सा ग्लाइकोसाइड है जिसकी अगर हाइड्रोलिसिस की जाए माइरोसिन नाम के एंजाइम से तो डेक्सट्रोज और इसेंशियल ऑयल ऑफ मस्टर्ड मिलते हैं? मतलब सीधा सीधा कि ग्लाइकोसाइड का नाम बता दो। अब डेक्स्ट्रान है वो तो एक शुगर है, एल्जिन है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, कैराघीन है ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, सिनिग्रीन है ये एक ग्लूकोसिनोलेट है, और ग्लूकोसिनोलेट जो होते हैं वो एक तरीके के ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। इनके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। करेक्ट आंसर सिनिग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट, गम अरेबिक कहां से मिलता है? बबूल के पेड़ में कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे हमें गोंद मिलता है? कभी देखा होगा कि बबूल के पेड़ पे कट लग जाए या फिर कोई नेचुरल ओपनिंग हो तो वहां से गोंद निकलना स्टार्ट हो जाता है, इसे गम अरेबिक कहते हैं। स्टेम ऑफ अकेशिया वुड बी द करेक्ट आंसर। अकेशिया के स्टेम से इसका गम निकलता है, गोंद हमें मिलता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, स्टेम ऑफ अकेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसबगोल का कौन सा वाला पार्ट खाते हैं? इसबगोल का इतना बड़ा वो ग्रीन डिब्बा आता है, ग्रीन कलर का इतना बड़ा डिब्बा आता है और उसके अंदर
इसबगोल का कौन सा पार्ट आता है? ऑब्वियस सी बात है कि वो कोई रूट या स्टेम या लीव तो है नहीं, इतने छोटे छोटे हैं। क्या हो सकता है? सीड के ऊपर का जो पार्ट हस्क है, सीड कोट है बेटर टू से, वही हो सकता है। सो इट इज द सीड कोट, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज सीड कोट। अगला सवाल, लिस्ट मैच करनी है। उम्मीद है सबका सही होगा, क्योंकि जो कॉमन वीट है उसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। सी में तो 4 आ जाएगा, सी में ऑप्शन 4 आ जाएगा। सी में ऑप्शन 4 दे रखा है ऑप्शन 2 एंड 3 में, और अगर ऐसा है तो डी में 2 दे रखा है। डी में क्लब वीट है, उसका नाम फिर दे रखा है ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम। अब बचे हमारे पास में 2 ऑप्शन और 2 वीट के नाम। इमर वीट कौन सा और पॉलिश वीट कौन सा है? इमर वीट होता है ट्रिटिकम डिकोकम। इमर वीट है वो ट्रिटिकम डिकोकम होता है। आंसर थर्ड हमारा सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, आंसर जो है वो थर्ड। मोनिका यादव, वेरी गुड इवनिंग। थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, आप सही आंसर दे रहे हैं काफी। कौन सा वाला प्लांट पार्ट है अश्वगंधा का जो यूज किया जाता है मेडिसिन की तरह? वैसे देखा जाए तो अश्वगंधा के रूट, लीफ एंड स्टेम तीनों पार्ट के अंदर ही हमारे मेडिसिनल वैल्यूज के केमिकल्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इट इज द रूट ओनली। ऑब्वियसली अश्वगंधा की रूट्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर के कौन से जोन में ओजोन लेयर होती है? ये अर्थ की सरफेस है, ये ट्रोपोस्फियर है, ये स्ट्रेटोस्फियर है, ये मीजोस्फियर है, ऊपर का सारा आइनोस्फियर या थर्मोस्फियर या एक्सोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड एक्सोस्फियर या थर्मोस्फियर या आइनोस्फियर। ओजोन लेयर यहां कहीं पे होती है, तो ये आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वाटर वेपर का रेशियो निकालना है। द रेशियो ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर इज टू वाटर वेपर कैपेसिटी, यानी टोटल कितना वाटर वेपर हो सकता है और एक्चुअली कितना है, इस रेशियो को हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 2। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ये फॉर्मूला होता है। अगला सवाल देखते हैं। द मोस्ट कॉमन श्रब, राजस्थान के डेजर्ट में श्रब कैटेगरी का कौन सा है इनमें से? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा एक ट्री टाइप है, सेंक्रस है वो ग्रास है, यूफोर्बिया भी एक हर्ब टाइप का है, कॉलीगोनम पॉलीगोनोइडिस, इसका लोकल नेम क्या है बताना जरा? कॉलीगोनम पॉलीगोनोइडिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। कितना पता है? क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर कॉमन नेम बताइए जरा, क्या कहते हैं इसको? कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन 2 तो सही है। आदित्य जी 1 नहीं होगा इसका, यूफोर्बिया हर्ब टाइप का है। फॉग बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 किन किन लोगों ने गलत किया है? आपका आंसर क्या है जरा बताइए। फॉस्फोरस साइकिल की बात करी है। फॉस्फोरस साइकिल है वो एक रॉक्स है, इसके नेचुरल रिजर्वर्स होते हैं, ये पता है। फॉस्फोरस जो है वो नेचुरल रिजर्वर्स है, इतना पता है। अगर सेडिमेंट्री रॉक्स की विदरिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो फिर ये सॉइल के अंदर फॉस्फोरस अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। तो अब बताइए आपने ऑप्शन 3 को सही किया है कि नहीं किया है? क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन 42 ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन 42 का ऑप्शन क्या होगा? 42 में 3 भानुप्रिया सुंडा एक ऑप्शन आया है। मेघा व्हाट वाई
उसके बाद में 3 3 3 आ रहे हैं सबके, गुड, इजी तो क्वेश्चन है। जब फॉस्फोरस सॉल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो प्लांट की बॉडी में एंटर कर सकती है, और हमें पता है कि अगर प्लांट को एनिमल ने खाया तो इनडायरेक्टली ये एनिमल की बॉडी में भी जाएगी। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 3। अगला सवाल देखते हैं। सक्सेशन जिराफ यानी जीरोफिटिक कंडीशन के अंदर, अब देखिए कई लोगों ने इसमें दिमाग ये लगाया कि जिराफ को जीरो सीयर समझा, हालांकि ये जीरो सीयर का एग्जाम्पल है, लेकिन जिराफ कंडीशंस हमें एग्जैक्टली सैंड ड्यून से स्टार्ट करने वाली नहीं लेनी है। होता क्या है कि लाइकेन्स जो होते हैं उनको ग्रो करने के लिए अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट चाहिए, और उनको ग्रो करने के लिए एक हार्ड सरफेस चाहिए। अगर पहले ही शब तो पहले आएंगे नहीं, फॉरेस्ट भी पहले नहीं आएगा, तो ऑप्शन तो हमारे पास में बचते हैं 2, या तो लाइकेन पहले आएगा या एनुअल हब आएगा। सबसे बेयर से बेयर जगह पे लाइकेन भी आ सकता है, एनुअल हब्स भी आ सकते हैं, लेकिन बात यह है कि सेकंड ऑप्शन में आगे जाके लाइकेन दे रखा है। लाइकेन एक तरीके का पायोनियर स्पीसीज है, तो वो एज सच बीच में कहीं नहीं आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 1। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज, राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी के लिए इन्वेजिव कौन सी है? लेंटाना कामारा भी है, प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा भी है, आइकोर्निया भी है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसके अंदर तो कोई दिमाग लगाने वाला है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन सिंपल सा दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, आपको मैच करना है ये। गैसियस साइकिल कौन सी है, सेडिमेंट्री साइकिल कौन सी है, पायोनियर स्पीसीज क्या होती है और स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है? पायोनियर स्पीसीज वो है दैट इन्वेड ए बेयर एरिया, तो डी में तो 3 हो जाएगा। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कितना है, उसे स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। गैसियस साइकिल जो होती है वो कार्बन साइकिल आ जाएगी, सेडिमेंट्री साइकिल है वो सल्फर साइकिल आ जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3 इसका करेक्ट बिल्कुल से। तो ये है हमारे पास में 45 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। 45 ऑप्शन नंबर 3। 45 में ऑप्शन 2 कैसे आएगा? डी पायोनियर स्टेज है, इसमें तो 3 आना चाहिए ना। एक सेकेंड, डी इज पायोनियर स्टेज, तो डी में आएगा स्पीसीज दैट इन्वेड एन एरिया, ये 3 आ जाएगा डी में। तो ऑप्शन 2 एक में ही तो है। ओके ठीक है, ये बात ए में 4। ऑप्शन 2 करेक्ट है 44 के लिए। भानुप्रिया थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर 45। नेक्स्ट, एक कम्युनिटी का इनमें से कौन सा करेक्टर नहीं है? कम्युनिटी का करेक्टर कौन सा इनमें से नहीं है? ठीक है, डोमिनेंस होती है कम्युनिटी के अंदर। ग्रासलैंड कम्युनिटी में ग्रासेस सबसे ज्यादा होती हैं, फॉरेस्ट कम्युनिटी में ट्रीज सबसे ज्यादा होते हैं। 45 का 2 होगा आंसर, आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, और एक कम्युनिटी बनती है डिफरेंट स्पीसीज के एक साथ रहने से, तो बायोडाइवर्सिटी भी होगी। अगर कम्युनिटी में डिफरेंट हाइट के प्लांट्स होंगे तो स्ट्रेटिफिकेशन भी होगा। लेकिन नोटेलिटी, उम्मीद है कि वो नेटेलिटी लिखना चाहते हैं, पेपर में नोटेलिटी ही छपा हुआ है। नेटेलिटी किसी भी स्पीसीज का एक पर्टिकुलर पर्सनल कैरेक्टर है, वो पूरी कम्युनिटी का एक साथ नहीं हो सकता। एक कम्युनिटी में प्लांट भी है, एनिमल भी है, बर्ड भी है, रेप्टाइल भी है, इंसेक्ट भी है, तो ये सारे के सारे अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स मिलके डाइवर्सिटी दे रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो एक साथ मिलकर के एक ही टाइम पे कभी रिप्रोडक्शन नहीं करते, और कम्युनिटी की कोई बर्थ रेट नहीं होती है, वो इंडिविजुअल की होती है। आप क्यों ऑप्शन 2 बता रहे हैं 46 का? 46 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इट इज नॉट द करेक्टर ऑफ ए कम्युनिटी, नेटेलिटी इज द करेक्टर ऑफ ए पॉपुलेशन,
और कुड बी ऑफ ए स्पीसीज, लेकिन कम्युनिटी का नहीं होगा। स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है महावीर त्रिपाठी जी। अगर एक फॉरेस्ट कम्युनिटी की मैं बात करूं तो फॉरेस्ट कम्युनिटी में अलग अलग हाइट के ट्री होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो अलग अलग हाइट की वजह से अलग अलग लेयर बन जाती है। आंसर इसका 3 सही होगा। नेक्स्ट, नेचुरल ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टरबेंस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सक्सेशन चल रहा है, अगर सक्सेशन चल रहा है और उसमें ह्यूमन के डिस्टरबेंस की वजह से कोई स्टेज अपनी पीछे वाली स्टेज में वापस कन्वर्ट हो जाए, तो यहां दिए हुए 4 तरीके के ऑप्शन में से सबसे सही शब्द जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास में सबसे सही आंसर, रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। आगे बात करें, लोम सॉइल किस किस चीजों से मिलके बनी है, मतलब लोम सॉइल के अंदर और कौन कौन से यहां पर कंपोनेंट्स होते हैं। देखो, वैसे अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो लोम सॉइल के अंदर 40%, 40%, 20% का रेशियो होता है। इसमें 40% सैंड होती है, 40% क्ले होती है और 20% है वो सिल्ट होती है। ये लोम सॉइल का एक्चुअल कंपोनेंट है। अब ऐसा तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो हम नियरेस्ट की बात करेंगे। 40% सैंड होनी चाहिए, तो 40% के नियरेस्ट है वो 50% है, और बाकी के जो 60% है वो मिला के क्ले प्लस सिल्ट है। इन्होंने ऑप्शन कुछ ऐसा दे रखा है, कई सारी बुक्स के अंदर दिया हुआ है वो एग्जैक्ट यही डाटा दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन एक बुक से उठाया गया है, ऑप्शन भी सेम टू सेम है। जो सबसे पहले वाले सॉइल है इसे कहते हैं सैंडी सॉइल, दूसरी वाली जो सॉइल है इसे कहते हैं लॉमी सैंड, तीसरी वाली है इसे कहते हैं लोम, और चौथी वाली है इसे कहते हैं सिल्ट सॉइल। ये याद भी रख लो तो भी अच्छी बात है। सॉरी, ये लोम सॉइल है तीसरी वाली। करेक्ट आंसर है इसका 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंडिविजुअल की इकोलॉजी को ऑर्ट इकोलॉजी कहते हैं। याद है ये आपको? इकोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीसीज और एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑर्ट इकोलॉजी। 48 में 2 नहीं होगा महावीर जी एंड प्रतीक जी, 48 में 2 नहीं होगा। 2 इज लोमी सैंड। इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो एक्सिटिव कंजर्वेशन के तौर पे काम में लिया जा सकता है? समय देने वाला क्वेश्चन ही नहीं है ये। बॉटनिकल गार्डन्स, जहां पर हम प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटाट से उठा के लाते हैं और ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन कंट्रोल के अंदर उनको ब्रीड करवाते हैं। करेक्ट आंसर इज बॉटनिकल गार्डन। यस, 48 में 3 होगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रिचमोंड लैंग इफेक्ट दिखाता है? रिचमोंड लैंग इफेक्ट क्या है? डिले इन सेनेसेंस ड्यू टू साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन की वजह से डिले हो जाता है सेनेसेंस के अंदर। दिस इज नॉन एज रिचमोंड लैंग इफेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, हैच स्लैक साइकिल C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? मुझे जहां तक पता है शायद ऐसी कोई रिएक्शन होती होगी, ऐसे कोई एंजाइम्स होते होंगे और ऑक्जेलो एसीटेट बनाते होंगे, या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन 2 इसके अंदर सही बैठता है। अगला सवाल, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट DPD होता है OP माइनस TP। अब ये पूछ रहे हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल की, यानी कि ऐसी कोई सेल। इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल में टर्गर प्रेशर तो 0 है, ये तो जनरेट ही नहीं होता है, तो DPD इक्वल्स टू OP हो गया।
डीपीडी इक्वल्स टू ओपी इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। अगला सवाल, किसकी डेफिशिएंसी से हार्ट रोट डिजीज होती है? हार्ट रोट ऑफ पोटैटो, हार्ट रोट ऑफ शुगर बीट, ऐसे कई सारे प्लांट्स है। बिलाल अहमद, थैंक यू सो मच फॉर मिसिंग मी। बोरोन की वजह से ये डिजीज होती है। हार्ट रोट है वो बोरोन की वजह से होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, PAR का स्पेक्ट्रम रेंज क्या होता है? बताइए, कितनी बार क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। 400 to 700 नैनोमीटर, जो कि विजिबल लाइट है, यही PAR होती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अगला सवाल, RQ की वैल्यू क्या होती है? अच्छा, RQ की वैल्यू मोर देन 1 किसके अंदर होती है? देखिए, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, RQ की वैल्यू है, इसका मतलब यह हुआ कि किसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को तोड़ने में कितनी ऑक्सीजन चाहिए और उसके टूटने से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इनका रेशियो, इसे RQ वैल्यू कहते हैं। CO2 डिवाइडेड बाई O2, इस रेशियो को RQ वैल्यू कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की 1 होती है, इनऑर्गेनिक एसिड्स की ज्यादा और भी कम होती है। अगर बात करें ऑर्गेनिक एसिड की, तो इनकी वैल्यू ऑर्गेनिक एसिड के लिए होती है मोर देन 1। तो क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड्स। 56 के अंदर 3, कार्बोहाइड्रेट की 1 होती है, लिपिड्स की एंड फैट की 0.7 होती है, प्रोटीन की 0.8 होती है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक एसिड्स हम खाएंगे नहीं, इनऑर्गेनिक एसिड से हम रेस्पिरेशन कर नहीं सकते। ऑर्गेनिक एसिड, ये रेशियो 1 से ज्यादा कब आएगा? जब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी, नीचे वाली वैल्यू कम होगी, तभी आएगा। ऑर्गेनिक एसिड में ऐसा होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एटीपी कहां बनता है? तो एटीपी बनाने का काम F0 पार्टिकल्स का है, जो एडीपी के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर देते हैं। 57 में क्या आंसर आ जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर 3 ऑन F1 पार्टिकल्स लोकेटेड ऑन द क्रिस्टी इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सीधा सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा। आप लोग इतने सिंपल सिंपल सवालों के इतने अजीब अजीब आंसर्स क्यों दे रहे हैं, मुझे नहीं पता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीकर्सर ऑफ एंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सिन का प्रीकर्सर क्या है? ट्रिप्टोफान आंसर है इसका, तो सबका सही है, ट्रिप्टोफान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एब्सेंट इन C4 प्लांट? C4 प्लांट के अंदर कौन सी प्रोसेस एब्सेंट होती है? तो केल्विन पाथवे तो प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल के अंदर C3 पाथवे चलता है, रुबिस्को एंजाइम वहां पे होता है। दूसरा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी कि साइक्लिक रिएक्शन, लाइट रिएक्शन की साइक्लिक रिएक्शन है, वो भी चल सकती है। अगर साइक्लिक की जगह नॉन साइक्लिक रिएक्शन चलेगी तो स्प्लिट ऑफ वाटर भी होगा। ऑक्सीजन तो C4 प्लांट भी प्रोड्यूस करते हैं। C4 प्लांट के अंदर ऐसी मैकेनिज्म दी है भगवान ने कि उनके अंदर C2 साइकिल नहीं चलती। C2 साइकिल का मतलब फोटो रेस्पिरेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। अब बड़े सबके सही सही आ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के, चलिए अच्छी बात है। नाउ द ओनली एंजाइम ऑफ क्रेब साइकिल विच इज नॉट प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स बट प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा एंजाइम है क्रेब साइकिल का इकलौता? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दे दीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 60 आंसर मस्ट बी 333। गुड,
सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हम बोल सकते हैं। 61 क्लीमैक्ट्रिक रेस्पिरेशन कौन सा वाला हार्मोन कोज कर सकता है? क्लीमैक्ट्रिक का मतलब होता है कि जब हम फ्रूट्स के ऊपर इथिलीन हार्मोन या इथिलीन गैस से ट्रीट करते हैं तो इन फ्रूट्स के अंदर रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है और ये फ्रूट्स जल्दी से राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो जो इथिलीन हार्मोन है ये हार्मोन क्लीमैक्ट्रिक रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दो तरीके के फ्रूट्स होते हैं, वो सारे के सारे फ्रूट जो इथिलीन की वजह से पक जाते हैं, जो नहीं पकते हैं। वो सारे फ्रूट्स जो इथिलीन की वजह से पकते हैं उनके अंदर इथिलीन की वजह से रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है। ऐसे फ्रूट्स को कहते हैं हम क्लीमैक्ट्रिक फ्रूट, और जो इथिलीन की वजह से नहीं पकते हैं उन्हें कहते हैं नॉन क्लीमैक्ट्रिक फ्रूट। तो क्लीमैक्ट्रिक एंड नॉन क्लीमैक्ट्रिक है वो इथिलीन से रिलेटेड है। अगला सवाल, रात का समय है, सकुलेंट प्लांट है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है। तो जहां तक मुझे याद है मैलेट बनता है और इस मैलेट को बड़ी बड़ी वैक्यूल के अंदर भेज दिया जाता है और एज मैलिक एसिड स्टोर करते हैं। इसके साथ सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड भी स्टोर किए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड्स। तो रात के समय में सकुलेंट प्लांट CO2 को फिक्स करके ऑर्गेनिक एसिड्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट किया जाता है लिंकेज एंड सेग्रीगेशन रेशियो को डिटेक्ट करने के अंदर? तो चाई स्क्वायर टेस्ट है, बड़ा सा टेस्ट है, बताना यहां पे पॉसिबल नहीं है, सीधा सीधा याद रख लेते हैं अपन कि चाई स्क्वायर टेस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिस प्लांट के अंदर पाए जाते हैं वो प्लांट कौन से ग्रुप का है? क्या वो एल्गी है या ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है? तो एक वेस्कुलर क्रिप्टोगेम है ओफियोग्लोसम यानी टेरिडोफाइट, ओफियोग्लोसम। इसके अंदर n इक्वल्स टू 360 कंडीशन होती है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ओफियोग्लोसम के अंदर नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम नहीं होगा। 64 में 1 नहीं आएगा, देखना 64 में 2 आएगा। ओफियोग्लोसम है, n इक्वल्स टू 360। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। यस, टेरिडोफाइटा होगा, बिल्कुल सही बात है, टेरिडोफाइटा। गुड। ये बताइए जरा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन सी वाली ब्रांच करती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? गवर्नमेंट की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सबको कोऑर्डिनेट करती है? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 क्या करके आए आप लोग? 65 नितेश राजकीर का आंसर 3 है। 65 111 दे रहे हैं। यहां से जिन जिन लोगों ने आंसर 3 किया वो सही है। NBPGR दिल्ली के अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां से आप PhD कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ये कोऑर्डिनेट नहीं करती है, कोऑर्डिनेट करने का काम है ICAR का। ऐसी चीजें ध्यान में रखा करें, प्रैक्टिकल के टाइम बहुत वाइवा और इंटरव्यू के टाइम बहुत काम आती है। कल्टीवेटेड वीट है, जो कॉमन कल्टीवेटेड वीट है वो हमें पता है कि 3 अलग अलग वैरायटी से मिलके बना है। नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है, 3 अलग अलग स्पीसीज है, नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन हुआ था। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एलो पॉलीप्लॉइडी। ये एलो पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल है। 2n इक्वल्स टू 42 कंडीशन है, लेकिन ये 6x कंडीशन है। ठीक है, ये तो आपको याद है, 66 में 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाती है?
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड बनाने का काम करती है। बहुत सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट, प्लांट ब्रीडिंग से एक क्वेश्चन आया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको यह पूछा है कि कौन सा ऐसा सबसे कॉमन मेथड है जो इंट्रा स्पेसिफिक सेम स्पीसीज के जीन्स को आगे ट्रांसफर करने का काम करती है। देखिए मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जब हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ये जो दो हम वैरायटी लेते हैं, मोस्टली अलग अलग स्पीसीज होती है, रिक्वायर्ड जो जीन होता है उसका आगे ट्रांसफर किया जाता है। अगर आपको सेम स्पीसीज के जीन आगे ट्रांसफर करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम स्पीसीज के लिए एक प्लांट ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें सबसे अच्छे जीन है। उस प्लांट को आप एज पेरेंट यूज करोगे और उसकी प्रोजेनी बनाओगे। अगर उस प्रोजेनी के अंदर वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो उसी प्रोजेनी को वापस से क्रॉस कराइए अपने पेरेंट के साथ में, ताकि पेरेंट के जीन वापस आगे की जनरेशन में जाए। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक हाइब्रिड को अपने पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हो। द करेक्ट आंसर वुड बी बैक क्रॉस। सेम स्पीसीज का है तो पेरेंट के पास में ही तो है वो जीन, तो पेरेंट के साथ में बार बार क्रॉस कराइए। 68 में ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बाकी जिनको फर्स्ट एंड फोर्थ लग रहा है वो थोड़ा सा फिर देख लें, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन के अंदर कौन सा एंजाइम है जो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड कराता है? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड एज वेल एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए दोनों कराने का काम करता है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अगर दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर सपोज करिए 7 है, अगर इसका थोड़ा सा पार्ट टूट के इस पे चला जाए और इसका थोड़ा सा पार्ट टूट के इस पे आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। दिस इज बेटर नोन एज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। 70 में 3 हो जाएगा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अगला सवाल, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। यही तो याद है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ जीनोटाइप प्रोड्यूस्ड इन द F2 progeny ऑफ ए डाइहाइब्रिड क्रॉस। जीनोटाइप पूछा है आपसे, जीनोटाइप पूछा है। जीनोटाइप 9 टाइप के बनेंगे। क्यों बनेंगे? आपने वो रेशियो पढ़ा है 1:2:2:1:4:1:1:2:2:1। ये 9 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स बनते हैं। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 3। अगला सवाल, फिनोटिपिक रेशियो रिसेसिव एपिस्टेसिस के अंदर कितना आता है? रिसेसिव एपिस्टेसिस वो वाली कंडीशन है जहां एपिस्टेटिक जीन अगर अपनी रिसेसिव कंडीशन में है तो वो हाइपोस्टेटिक जीन के किसी भी कॉम्बिनेशन को हाइड कर सकता है, उसके एक्सप्रेशन को। तो ये कंडीशन के अंदर रेशियो कितना आता है? ये जो पहला वाला दे रखा है वो कोलैबोरेटिंग जीन इंटरेक्शन का है। दूसरा वाला दे रखा है वो मास्किंग इफेक्ट का है। मास्किंग इफेक्ट का दूसरा नाम है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तीसरा दे रखा है रिसेसिव एपिस्टेसिस, जिसको सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री का है। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 3। 73 में 3 सही है। सबको आता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मोस्ट अबंडेंट लिपिड सेल मेम्ब्रेन में कौन सा होता है? फॉस्फोग्लिसरोलिपिड। तो फॉस्फोग्लिसरोलिपिड तो नहीं दे रखा, लेकिन फॉस्फोलिपिड दे रखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉस्फोलिपिड, सबसे ज्यादा अबंडेंट तरीके का लिपिड है। नेक्स्ट, एमआरएनए का प्रीकर्सर कौन है? एक आरआरएनए, एसएनआरएनए या टीआरएनए तो कैसे ही हो सकता है? तो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस न्यूक्लियस आरएनए का मतलब प्री एमआरएनए, जिसके अंदर एक्सोन इंट्रोन दोनों प्रेजेंट होते हैं, स्प्लाइसिंग हुई नहीं होती है, उसी से प्रोसेसिंग के बाद में मैच्योर एमआरएनए बन जाता है। सो करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजमिड के अंदर जो कॉज साइट्स होती हैं, जैसे सपोज करिए कि ये वेक्टर बनाया हमने
यहां पर ये साइट्स होती हैं वो कोज साइट्स कहलाती हैं, ताकि जब ये सर्कुलराइज हो तो यहां पर आकर के ये इसके साथ में पूरा का पूरा इसको बंद कर ले, सर्कुलराइज बन जाए। तो ये कोज साइट किससे लेते हैं? लैम्डा फेज की, लैम्डा बैक्टीरियोफेज की कोज साइट लेते हैं हम काम में, ताकि लाइसोजेनी के टाइम जब बैक्टीरियोफाज अपने जीनोम को सर्कुलराइज करता है वैसा वाला वेक्टर बन जाए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग जीन आर फंक्शनल इन ऑल द सेल्स? हाउसकीपिंग जीन्स है, उनका रेगुलेशन नहीं किया जाता या लीस्ट रेगुलेटेड होते हैं, वो एनी टाइम एनी सेल के अंदर एक्सप्रेस होते रहते हैं। जैसे कि आरआरएनए के जीन है, राइबोसोम की जरूरत हमेशा पड़ेगी क्योंकि प्रोटीन की जरूरत हमेशा है, तो राइबोसोम के जो जीन्स है, आरआरएनए का जो जीन है वो हमेशा एक्सप्रेस होता रहता है, इसे हाउसकीपिंग जीन कहते हैं। थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। 77 में 3 बिल्कुल सही बात है। देन नेक्स्ट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, इससे कौन सा वाला वेक्टर मिलता है? टीआई प्लाज्मिड मिल जाता है इससे। सिंपल सवाल था ये। कौन सी फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? सिंथेसिस फेज, एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन। ये सवाल तो बिल्कुल इजी है, इसमें बताने लायक क्या है? देन कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि दूसरे प्रोटीन्स को उनकी 3D स्ट्रक्चर में फोल्ड कराने में हेल्प करते हैं। इन प्रोटीन्स का नाम क्या है? चेपेरोन्स, जो कि प्रॉपर फोल्डिंग में हेल्प करते हैं, चेपेरोन्स। नेक्स्ट है कि कौन सी वाली सब यूनिट है आरएनए की जो इनिशिएशन कराती है ट्रांसक्रिप्शन का? सिग्मा फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर जरूरी होता है। ये कोर प्रोटीन है और यहां पे सिग्मा फैक्टर बाइंड होगा तो प्रॉपर बाइंडिंग होगी प्रमोटर से, और इनिशिएशन होने के बाद सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। अगला सवाल, कौन सा बॉन्ड है जो कि एक नाइट्रोजन बेस, मान लो कि ये कोई नाइट्रोजन बेस है और इसके साथ में एक कोई पेंटोज सुगर अटैच्ड है, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? और दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, यूकैरियोट्स में कितने तरीके के आरआरएनए पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स के अंदर सिंपली 4 तरीके के आरआरएनए होते हैं, 18S, 28S, 5.8S एंड 5S आरआरएनए। तो 4 तरीके के आरआरएनए पाए जाते हैं। नेक्स्ट, क्रिसमस ट्री इफेक्ट किस क्रोमोसोम में होता है? ये लैंप ब्रिश क्रोमोसोम के अंदर होता है क्रिसमस ट्री इफेक्ट। क्रिसमस ट्री इफेक्ट एक्चुअली क्या है कि लैंप ब्रिश क्रोमोसोम्स जब रिलैक्स होते हैं, बहुत ज्यादा जो है ये बड़े साइज के होते हैं और इनके अंदर क्रिसमस ट्री जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए इसे क्रिसमस ट्री इफेक्ट कहते हैं। लैंप ब्रिश क्रोमोसोम जो है उसके अंदर पाया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल सीधा सा है कि डीएनए सीक्वेंस में पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। डीएनए सीक्वेंस के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होगी तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम इजीली कर सकते हैं। प्लास्टोम किसे कहते हैं? प्लास्टोम क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है उसको हम कॉन्ड्रियोन कहते हैं, इसके डीएनए को कॉन्ड्रियोन कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है उसे हम प्लास्टोम कहते हैं। बाकी ये ऐसा कुछ नहीं होगा। अगला सवाल, राउंडअप रेडी सोयाबीन रेजिस्टेंट, राउंडअप किसका नाम है? ग्लाइफोसेट का। तो राउंडअप रेडी यानी कि राउंडअप के लिए ये रेडी है, किसके लिए है? ग्लाइफोसेट के लिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमें कल्चर मीडिया के अंदर, टिश्यू कल्चर मीडिया के अंदर ऑटोक्लेव यूज करना हो तो ऑटोक्लेव के अंदर टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, प्रेशर कितना रखना चाहिए? तो प्रेशर की वैल्यू होती है 15 psi और टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस,
क्वेश्चन आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3। 88 के अंदर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बताइए ठीक है ये। नेक्स्ट चले, हेपा फिल्टर्स कहां लगे होते हैं? लेमिनार एयर फ्लो के अंदर। लेमिनार एयर फ्लो के अंदर जो बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं जिनसे एयर का फ्लो होता है उन्हें हेपा फिल्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरी रूट डिजीज कौन कॉज करता है? ऑब्वियस सी बात है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। अब जिन लोगों को डाउट रहता है या कंफ्यूजन रहता है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस कौन सी डिजीज कॉज करेगा और राइजोजीन कौन सी डिजीज कॉज करेगा, याद रख लेना R फॉर राइजोजीन, R फॉर रूट। तो हैरी रूट डिजीज है वो राइजोजीन कॉज करेगा, और जो ट्यूमिफेशियंस है T फॉर ट्यूमिफेशियंस, T फॉर ट्यूमर। अब ये ट्यूमर जो है, एब्सेस तो ट्यूमर नहीं है लेकिन गाल्स जो होती हैं वो भी एक तरीके के ट्यूमर जैसी स्ट्रक्चर सी तो होती है, इस तरीके से छोटी छोटी। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बैसिलस थ्रुइंजेंसिस की जो इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी है वो किसकी वजह से होती है? बीटी कॉटन जो बनाया था उसके लिए हमने क्राई प्रोटीन यूज किया था, और क्राई प्रोटीन का जो प्रोटॉक्सिन है वो इंसेक्ट के अंदर जाकर के उसकी गट के अंदर वॉल क्रिएट कर देता है, हॉल क्रिएट कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्राई प्रोटीन प्रोटॉक्सिन, क्राई जीन का प्रोडक्ट है वो। अगला सवाल है, प्लांट टोबैको की जो पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है वो कौन सी टेक्निक से यूज बनाई जाती है? सी, ये पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी क्या है? अगर mRNA के एंटीसेंस आरएनए को बना लिया जाए तो mRNA क्या करेगा? ये तो mRNA है और ये एंटीसेंस आरएनए है, तो mRNA का ट्रांसलेशन नहीं होगा। अब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो फिर प्रोटीन नहीं बनेगा, राइट? ये क्या हो गया? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इस टेक्निक का नाम है डीएस टेक्नोलॉजी। टोबैको की डीएस नहीं, आपने अश्विनी सिंह, केएस चौधरी, डिंपल सोलंकी, शुभम राठौड़ सबने आंसर 1 किया है, करेक्ट है। आपकी बात सही है, आरएनए इंटरफेरेंस ही है, ये आरएनए की साइलेंसिंग है, बट आरएनए इंटरफेरेंस एक नेचुरल वे है, नेचुरल मेथड है जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए वो आरएनए साइलेंसिंग करवाता है, आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। आपने सही कहा, लेकिन हमें क्या बनाना है? टेक्नोलॉजी यूज करके बनानी है, आर्टिफिशियल। तो अब आर्टिफिशियल के अंदर आपको डीएस आरएनए टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, तो मुझे लगता है ये आपका गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड कल्चर को क्या कहते हैं? सस्पेंशन कल्चर। अगर लिक्विड के अंदर कल्चर करें तो उसे सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, स्टेरिलाइजेशन एजेंट सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक प्लांट है वो बायोरिएक्टर की तरह बिहेव करते हैं एज द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स। इसको क्या कहते हैं? देखो, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मिंग। मॉलिक्यूलर फार्मिंग का मतलब होता है जब हम कोई लिविंग सेल लें और उस लिविंग सेल के अंदर हम डिजायर्ड प्रोटीन, एंजाइम या कोई और केमिकल प्रोड्यूस करवाएं, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मिंग। तो जो ट्रांसजेनिक प्लांट है, अगर हम उनके अंदर हमारे डिजायर्ड प्रोटीन, डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दें तो वो प्लांट्स अपनी बॉडी में हमारा डिजायर्ड प्रोटीन बनाएंगे, तो वो प्लांट्स एक तरीके के बायो रिएक्टर हो गए हैं। इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मिंग। करेक्ट ऑप्शन इज यस, फर्स्ट वाला सही आंसर है। नेक्स्ट, ग्लाइफोसेट के लिए रेजिस्टेंट जीन कौन सा है? इट इज द ग्लाइफोसेट ऑक्सीडेज। वैसे इसका सही नाम है वो है ग्लाइफोसेट ऑक्सीडो रिडक्टेज। सही नाम है ग्लाइफोसेट ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब ऐसा तो ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन GOX है, ये सही है।
एग्रोबैक्टीरियम से इसको निकाला जाता है। करेक्ट आंसर होगा 96 का ऑप्शन नंबर 4, ग्लाइफोसेट ऑक्सीडेज GOX एग्रोबैक्टीरियम से निकाला जाता है। कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाने में हेल्प करती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सीधा सीधा दिखती सी बात है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगला सवाल, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर वायरोइड्स। वायरोइड्स क्या होते हैं? दे आर वेरी स्मॉल नेक्ड RNA मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी प्रोटीन कोट। ये तो सबका सही हो गया था, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट मैच करनी है। ये है थोड़ा सा क्वेश्चन जिसको आपको इजी वे में हैंडल करना पड़ेगा। देखिए, एल्बुगो होता है वो एक तरीके का ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है। एल्बुगो हमेशा ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट होता है, तो डी में आएगा 2। एस्परजिलस है, ये किसी प्लांट के ऊपर कोई डिजीज कॉज नहीं करता, ये सैप्रोफिटिक है। एस्परजिलस एनिमल्स पे भले ही डिजीज कॉज कर दे, प्लांट के ऊपर डिजीज कॉज नहीं करता, तो ये सैप्रोफिटिक है। इस हिसाब से भी आंसर निकालेंगे, आपका आंसर आराम से निकल के आएगा। बाकी इरिसाइफी एंड फाइटोफथोरा की बात रही, तो फाइटोफथोरा होता है वो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट है। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस 99 में ऑप्शन 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। श्रद्धा चतुर्वेदी जी 2 नहीं आएगा। 100, डंग फंगी कौन सा है? डंग फंगी इज पाइलोबोलस, बताया था ये मैंने अपनी क्लास के अंदर। देन नेक्स्ट, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल क्लोरेला होता है, यूनिसेलुलर मोटाइल क्लेमाइडोमोनास होता है। ब्रांच्ड की बात करेंगे कोलियोकीट, सॉरी अनब्रांच्ड की बात करेंगे तब तो यूलोथ्रिक्स, और ब्रांच्ड की बात करेंगे तो कोलियोकीट, जो कि हेट्रोट्राइकस भी है। इस हिसाब से आंसर निकालेंगे, सेकंड ऑप्शन आराम से निकल के आएगा हमारा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, वाटर ब्लूम, वाटर ब्लूम यूनिसेलुलर एल्गा कॉज करते हैं, जो कि जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, यूनिसेलुलर एल्गा। और बेसिकली बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो वाटर ब्लूम कॉज करते हैं। अब क्लोरोफाइसी के भी कई सारे यूनिसेलुलर एल्गा हैं वो कॉज कर सकते हैं वाटर ब्लूम को, लेकिन मोस्टली साइनोफाइसी। अगला सवाल है, इरिश मॉस किसे कहते हैं? कॉन्ड्रस क्रिस्पस इज ऑल्सो नोन एज इरिश मॉस, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। नेक्स्ट, ट्राइफेजिक हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बट्राकोस्पर्मम के अंदर पॉलीसाइफोनिया है, इसके अंदर ट्राइफेजिक डिप्लोन्टिक होती है, ट्राइफेजिक डिप्लोन्टिक। बट्राकोस्पर्मम है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 3। अगला सवाल, फिर से लिस्ट को मैच करना है, ये भी सिंपल सा सवाल था। देखिए, रेड रस्ट ऑफ कॉफी एंड टी है, सिफेल्यूरोज कॉज करता है। उसके बाद में अगार अगार है वो आपका जेलिडियम की स्पीसीज से मिल जाता है। फिर हेटेरोसिस्ट बनती है ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक के अंदर, बच गया वो, ये हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 105। नेक्स्ट 106, इन केस ऑफ 106, एल्कोहलिक बेवरेज बनाने वाला फंगस है सैक्रोमाइसस सर्विसी, और सैक्रोमाइसस सर्विसी एस्कोमाइसीट का मेंबर है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 106 ऑप्शन 2। नेक्स्ट, वायरसेस क्या हैं? दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट। अगर ये पैरासाइट नहीं रहेंगे तो इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसलिए वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। और वैसे वायरसेस आर ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट इसका सही आंसर है। ऐसा कौन सा फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसका कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस पता लगाया गया? इट इज द सैक्रोमाइसस सर्विसी। Which of the following alga's life cycle throws light on the origin and evolution of sex in algae? देखो, ये है क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स दोनों।
क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स दोनों के दोनों ही हमें अच्छे से इंफॉर्मेशन देते हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ सेक्स इन एल्गी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया किस लिए यूज आते हैं? साइनोबैक्टीरिया हैं वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम आते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन के काम आते हैं, रिक्लेमेशन ऑफ सैलाइन एंड एल्कलीन सॉइल के भी काम आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सबके अंदर ये काम आ रहे हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, फिर से लिस्ट मैच करनी है, बहुत इजी था। स्टील के टाइप पूछे, प्लेक्टो स्टील है वो लाइकोपोडियम के अंदर पाई जाती है। ए में ऑप्शन 4 और 4 ऑप्शन आते ही आपका भी ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। 110 के अंदर ऑप्शन 4, बहुत इजी था ये भी। और ये सारे के सारे अपने आरपीएससी क्लास नोट से आए हुए हैं, देख लेना, सब मिल जाएंगे। सुखबीर कौर, थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट किया है और आपकी रैंक 17 आई है लाइफ साइंस जून के अंदर। आपने प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, अच्छी बात है, थैंक यू। क्वेश्चन 112, वायरस फ्री प्लांट चाहते हो तो मेरिस्टेम को कल्चर करो। मेरिस्टेम कल्चर से वायरस फ्री प्लांट बनते हैं। अब इनमें से देख लो मेरिस्टेम कौन सा है, शूट टिप है, वही मेरिस्टेम है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल है वो बार बार डिवाइड होती रहती है तो वहां इन्फेक्शन चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट, बोवर एंड कैंपबेल के अकॉर्डिंग कौन सा ब्रायोफाइटा है उसका स्पोरोफाइट है सबसे एडवांस माना जाता है? देखिए इस लिस्ट के अंदर सबसे एडवांस है फ्यूनेरिया का, फ्यूनेरिया सबसे एडवांस है। मार्केंसिया की ही फैमिली का मेंबर है ये प्लेजियोकाज्मा, और एंथोसिरोस अलग है ही अपना, तो फिर फ्यूनेरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 फ्यूनेरिया। हाउ मेनी लिविंग जेनेरा ऑफ टेरिडोफाइटा हेटेरोस्पोरस? टोटल 9 जेनेरा है टेरिडोफाइटा के लिविंग जो हेटेरोस्पोरस हैं, जिनकी डेथ हो गई है उनकी बात ही नहीं हो रही है। 9 जेनेरा ऐसे हैं जो हेटेरोस्पोरस हैं आज की डेट में। अगला सवाल, मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स किस ग्रुप में होते हैं टेरिडोफाइटा में? टेरिडोफाइटा में 2 क्लासेज ऐसी हैं, इक्विसिटम एंड आइसोइटिस की, जहां पर मल्टी फ्लैजिलेटेड होंगे ये आपके एंथ्रोजोइड्स, बाकी सब के अंदर बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, बाईफ्लैजिलेट होंगे बाकी सब में, लेकिन इक्विसिटम एंड आइसोइटिस के अंदर मल्टीफ्लैजिलेट होंगे। नेक्स्ट, XY टाइप के क्रोमोजोम हैं, एलन ने सबसे पहले स्फीरोकार्पस डोनेली के अंदर डिस्कवर करे थे। कोई भी इसके अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सपाट आंसर है, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नोटोथाइलस लिवेरी ये एक नॉन कोल्यूमेलेट स्पीसीज है, इसके अंदर कोल्यूमेला नहीं होता। आर्कीस्पोरियम क्या बनाएगी? आर्कीस्पोरियम सीधे सीधे इसमें स्पोर्स बना लेगी, बस, और कुछ नहीं बनता। नेक्स्ट, लिस्ट मैच करनी है। सिलेजिनेला है, ये आपका रिसर्शन प्लांट होता है, इक्विसिटम को हॉर्सटेल कहते हैं, एजोला है वो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा है। ऐसे करके आंसर निकालेंगे, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, 118 ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 आएगा 118 में। अगला सवाल, इनमें से कौन सा माइक्रोफिलस है? सिलेजिनेला इज माइक्रोफिलस, बाकी सारे मैक्रोफिलस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, कौन सा वाला इनफ्लोरेसेंस कौन से प्लांट के अंदर पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 120। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिए इसका। क्वेश्चन नंबर 120, आप आंसर करिए क्या होना चाहिए।
नहीं भानुप्रिया नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर करेंगे आप, बताइए। क्वेश्चन 20 में 2 कंपाउंड अम्बल है वो तो कोरिएंडर में होगा, और पॉलीचाइजल साइम है ये हो जाएगा आपका कैलोट्रोपिस के अंदर। तो या तो ऑप्शन 1 सही होगा या ऑप्शन 2 सही होगा। अब बताओ, 3 तो नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। ऑप्शन 120 में कोरिएंडर के अंदर अम्बल होता है, इतना तो ध्यान रखो। और एक चीज ध्यान क्या रखनी है, स्पेडिक्स होता है कोलोकेशिया के अंदर, कैटकिन होता है सेलिक्स के अंदर। आपका आंसर 2 सही हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो सही आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये रहा आपका पेपर। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी तरीके से मेहनत करते जाइए अच्छे से, और आगे मिलते हैं नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए मेहनत करिए। कोई डाउट हो तो सवाल जवाब कर सकते हैं जहां पर चाहें आप। थैंक यू सो मच।